हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं मार्च 2024 में जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी एग्ज़ाम को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ वाला सेक्शन। कौन-सा वाला? मैथ्स वाला सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक एबिलिटी। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्वांट सेक्शन बोलते हैं या फिर मैथ्स बोलते हैं, ठीक है? तो यही सेक्शन दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो क्या है पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है टू पर्सन्स ए एंड बी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति अलग अलग प्लेसेस से चलना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि पहला प्लेस मेरा ये है और दूसरा प्लेस मेरा ये है, ठीक है? पहले प्लेस से ए चलना स्टार्ट करता है और दूसरे प्लेस से बी चलना स्टार्ट करता है। और दोस्तों क्वेश्चन ने बोला है कि जो ए है वो बी की तरफ चल रहा है और जो बी है वो ए की तरफ चल रहा है। इसका मतलब है कि ए इस डायरेक्शन में चल रहा है और बी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है? तो दोस्तों इनके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा, ठीक है? आप देखो आगे क्या लिखा है। तो दोस्तों आगे लिखा है इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 7:13। और दोस्तों इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो है 7 और 13 है। कितना है? 7 और 13 इनकी स्पीड का रेशियो है, ठीक है? अब दोस्तों आगे लिखा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टिल द पॉइंट ऑफ मीटिंग। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ए और बी कवर कर रहे हैं उस डिस्टेंस का आपको रेशियो बताना। क्या बताना है? रेशियो निकालना है, ठीक है? और दोस्तों कहाँ तक निकालना है? पॉइंट ऑफ मीटिंग, मतलब कि जहां तक ये मिल रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल सी कहानी है कि जब ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, कहाँ चल रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है और बी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आकर के दोस्तों ये आपस में मिल जाएंगे। तो मान लो कि इस पॉइंट पे आकर के दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ए ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? तो डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ए ने डिस्टेंस कवर किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों बी ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा। और दोस्तों आपको यही बताना है कि ए ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है और जो डिस्टेंस बी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया है, इस डिस्टेंस का आपको रेशियो बताना है, ठीक है? तो दोस्तों मैंने लेट कर लिया कि जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस है पी। कितना है? पी है। और जो डिस्टेंस बी कवर कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्यू है। क्या है? क्यू है, ठीक है? तो दोस्तों दोनों डिस्टेंस मैंने लेट कर लिए हैं। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों जो डिस्टेंस ए ने कवर किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो दोस्तों कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। क्या लगा होगा? टाइम लगा होगा, मतलब कि समय लगा होगा, ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों जब बी ने ये डिस्टेंस कवर किया होगा तब बी को भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो दोस्तों मान लो कि जो टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ लग रहा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लग रहा है वो है टी लग रहा है। क्या लग रहा है? टी टाइम लग रहा है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। और यहाँ से यहाँ तक भी टाइम क्या लग रहा है? टी लग रहा है। टाइम दोस्तों यहाँ पे बराबर लगेगा। एक एग्जांपल समझाता हूँ टाइम बराबर कैसे लग रहा है। मान लो दोस्तों कि जब ए ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम घड़ी में बज रहा था 6। कितना बज रहा था? 6 बज रहा था। और दोस्तों जब बी ने चलना स्टार्ट किया तब भी घड़ी में 6 बज रहा था, ठीक है? और दोस्तों जब आपस में मिल रहे हैं तब घड़ी में टाइम हो रहा है 6:30। कितना हो रहा है? 6:30 बज रहा है। तो दोस्तों टाइम कितना लगा होगा? ए को 30 मिनट लगा होगा। इसी प्रकार दोस्तों बी को कितना लगा होगा? उसको भी 30 मिनट लगा होगा। मतलब कि दोनों को टाइम कैसा लग रहा है? बराबर लग रहा है, ठीक है? इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर टी को टाइम लेट कर लिया, मतलब कि टाइम को मैंने बराबर लेट कर लिया, ठीक है? आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जो टी है दोस्तों क्या, ये बराबर टाइम है दोनों का, ए से ए का भी और बी का भी, ठीक है? अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है और दोस्तों उस फॉर्मूले में चीजों को पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं इसको रफ करता हूं और फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। तो दोस्तों फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है? अब दोस्तों इसी फॉर्मूले में चीजों को पुट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ए को सॉल्व करूंगा, ठीक है? किसका सॉल्व करूंगा? ए का सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों मुझे बताओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है। फॉर्मूले में सबसे पहले डी है, डी मतलब कि डिस्टेंस है। तो बताओ ए का डिस्टेंस कितना है? तो दोस्तों ए का डिस्टेंस है पी। कितना है? पी है, जो हमने लेट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे पी, लिख लेंगे, ठीक है? फिर दोस्तों इक्वल टू का साइन लगा दो। इसके बाद क्या है? एस है, एस मतलब कि स्पीड है। तो ए की स्पीड कितनी थी? तो दोस्तों ए की स्पीड थी 7:13। ये क्या थी? ए की स्पीड थी।
अब दोस्तों ये नंबर्स रेशियो में है, इसे रेशियो से प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 7x हो जाएगा और दोस्तों ये 13x हो जाएगा। ठीक है, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोस्तों स्पीड बन गई हमारी 7x बन गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। इसके बाद दोस्तों t लिखा है, t मतलब कि टाइम, और दोस्तों टाइम को मैंने लेट किया था t मतलब कि टाइम को टाइम ही माना था, तो यहाँ पे मैं t लिख दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, इस t को दोस्तों मैं यहाँ पे रखूंगा और ये जो 7x है इसको मैं नीचे भेज दूंगा p के। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी t इक्वल टू p अपॉन में 7x बनेगा। ठीक है, क्या किया, t को मैंने यहीं पे रखा और इस 7x को दोस्तों मैंने नीचे भेज दिया, तो वैल्यू बन रही है p अपॉन में 7x बन रही है। ठीक है, p अपॉन में 7x t की वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू p अपॉन में 7x। ठीक है, इसको हमने साइड में लिख दिया है। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हम b का सॉल्व करेंगे, तो b का सॉल्व करने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं रफ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला तो सेम रहेगा। क्या लिखा है फॉर्मूले में, डी मतलब कि डिस्टेंस। तो दोस्तों बी का डिस्टेंस कितना था, बी का डिस्टेंस था क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू। ठीक है, फिर दोस्तों इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसके बाद एस है, एस मतलब की स्पीड है और बी की स्पीड कितनी थी, 13x थी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13x लिख देंगे। ठीक है, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों टी मतलब कि टाइम, टाइम का टाइम रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अभी बताया था, टी को मैं यहाँ रखूंगा और 13x को नीचे भेज दूंगा, तो वैल्यू बनेगी t इक्वल टू क्यू अपॉन में 13x बनेगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इस t को मैंने यहीं पे रखा और इस 13x को इसके नीचे भेज दिया, तो हमारी वैल्यू बन गई t इक्वल टू क्यू अपॉन में 13x बन गई। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग, t इक्वल टू क्यू अपॉन में 13x। ठीक है, अब बाकी का मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों t की वैल्यू यहां पर भी है और t की वैल्यू यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों t को इक्वल में रख देंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी, p अपॉन में 7x इक्वल टू q अपॉन में 13x बनेगी। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, p का p रखेंगे, ये जो q है दोस्तों इसको मैं नीचे ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा, p अपॉन में q बन जाएगा, और दोस्तों ये जो 7x है इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 7x ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे रहेगा 13x रहेगा। ठीक है, और दोस्तों x से x कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी हमारी p अपॉन में q इक्वल टू 7 अपॉन में 13, क्या बनेगा, 7 अपॉन में 13 बनेगी। ठीक है, अब दोस्तों p की वैल्यू 7 आ चुकी है और दोस्तों q की वैल्यू 13 आ चुकी है। इसका मतलब है कि a ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां से लेकर के यहां तक वो कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस डिस्टेंस को मैंने p लेट किया था, क्या माना था, p माना था, और दोस्तों p की वैल्यू आ रही है 7, कितनी आ रही है, 7। इसी प्रकार दोस्तों q की वैल्यू आई है 13, कितनी आई है, 13 आई है। इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 है। कितना है, 13 है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस डिस्टेंस को मैंने q लेट किया था, क्या माना था, q माना था, तो दोस्तों यहाँ पे p की वैल्यू आ चुकी है और q की भी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा, मतलब कि a ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो डिस्टेंस b ने ट्रेवल किया है इसका रेशियो बताना है। तो दोस्तों a ने ट्रेवल किया है 7 और b ने ट्रेवल किया है 13, तो दोस्तों रेशियो बन गया है 7 रेशियो 13 बन गया। ठीक है, कितना बन गया है, 7 ईच 13 बन गया है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो चेक करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 11 रेशियो 7, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 13 रेशियो 7, क्या लिखा है, 13 रेशियो 7, और दोस्तों हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 7 रेशियो 13, मतलब कि ए की रेशियो पहले थी और इसके बाद बी की रेशियो थी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में बी की रेशियो को पहले लिख रखा है और ए की रेशियो को बाद में लिख रखा है, इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो गया। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है 13 रेशियो 11, ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है 7 रेशियो 13, क्या लिखा है, 7 रेशियो 13। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को बिना पेन के बिना कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते थे, मतलब कि इस क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर बता सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जब कभी भी आपको ऐसा मिले, जैसे कोई दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, और एक पर्सन यहाँ से चल रहा है और दूसरा पर्सन यहाँ पे चल रहा है, और कहीं पे बीच पे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो पर्सन चल रहा है इधर से और जो पर्सन चल रहा है इधर से, इनकी स्पीड का रेशियो मिल जाए, क्या मिल जाए,
स्पीड का रेशियो मिल जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, कितना था 7:13, कितना है 7:13। तो दोस्तों याद रखना, जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो होता है दोस्तों डिस्टेंस का, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इस साइड का बनेगा 7 और इस साइड का बनेगा 13 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख करके ही बता सकते थे। जैसे ही दोस्तों आप लोगों ने स्पीड का रेशियो देखा था तो आप कह सकते थे कि इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, मतलब कि 7:13 बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये तभी होगा जब दोस्तों टाइम इक्वल हो। क्या हो, टाइम इक्वल, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने का समय क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो टाइम यहाँ से यहाँ लग रहा है वही टाइम दोस्तों यहाँ से यहाँ लगना चाहिए, मतलब कि यहाँ से यहाँ लगना चाहिए। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखा था स्पीड का रेशियो, तो आप कह सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1914 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास एक कौन है, कौन मतलब कि शंकु है, शंकु का दोस्तों आपको आयतन बताना है। क्या बताना है, आयतन, मतलब कि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला आपको पता होगा। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आपको कोई आइटम गिवन है, क्या आपको दोस्तों रेडियस पता है, क्या आपको हाइट पता है, कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया पता है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन में गिवन कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों बिना रेडियस के, बिना हाइट के क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोस्तों सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग हाइट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोन को बना लेते हैं। कोन बनाना सबको आता होगा, मतलब कि शंकु को बनाना सबको आता होगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों शंकु बनता है। दोस्तों ये शंकु की हाइट होती है, ठीक है, ये रेडियस होती है, और दोस्तों ये होती है स्लैंट हाइट, जिसे हम बोलते हैं एल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ये हाइट हो गई, ये दोस्तों रेडियस हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया पता है किस चीज का, बेस का। बेस मतलब कि इसका एरिया आपको पता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका सर्कल बन रहा है। ठीक है, और दोस्तों सर्कल का एरिया आपको गिवन है कितना, 1386। यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 1386। ठीक है, तो दोस्तों सर्कल का फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 1386। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और दोस्तों आर का आर रहेगा, मतलब कि रेडियस का रेडियस रहेगा, स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल में है 1386। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आर का आर रहेगा, मतलब आर स्क्वायर रहेगा, 1386 रहेगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो 22/7 है इसको उधर भेज देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व कर दो तो हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगा। इसे दोस्तों काटा पीटी करोगे तो आपके पास आएगा 441 आएगा, मतलब कि 441 आएगा, मतलब कि आर स्क्वायर कितना आ गया, 441 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा तो रूट लग जाएगा, इस पे स्क्वायर हटाएगा तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √441 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों स्क्वायर को मैंने हटाया तो यहाँ पे रूट लग गया। अब दोस्तों इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 441 किसका स्क्वायर होता है, तो दोस्तों 21 का ये स्क्वायर होता है, मतलब कि आर की वैल्यू आ जाएगी 21। कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 21 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रेडियस निकल के आ रहा है 21 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम रेडियस को साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रेडियस निकल के आ गया है 21, कितना आ गया, 21 निकल के आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए, अब दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोस्तों एक और एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1914। ठीक है, अब दोस्तों इसे भी सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले को, पाई आर एल इक्वल टू 1914। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोस्तों पाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 22/7 होता है, और दोस्तों रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया, कितना आया था, 21 निकल के आया था। तो दोस्तों यहाँ पे 21 लिख लेंगे, और दोस्तों एल तो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एल का एल रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 1914। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एल इक्वल टू 1914, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा था। क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों इसे काटा पीटी करोगे तो आपके पास एल निकल के आ जाएगा कितना,
29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे रेडियस पता है और दोस्तों मुझे एल भी पता है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। रेडियस मुझे पता है 21 है और दोस्तों एल पता है कितना है? एल मेरे पास 29 है, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोगों ने कौन बनाया था इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे कौन बनाया था? ये दोस्तों हमारे पास हाइट थी और ये हमारे पास रेडियस थी। अब दोस्तों मुझे रेडियस पता है कितनी है? 21 है, ये रेडियस होती है और दोस्तों मुझे एल पता है, एल कितना है? 29 है। अब दोस्तों मुझे क्या निकालना है? मुझे दोस्तों हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। क्यों? क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले में लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे हाइट चाहिए, रेडियस पता है, हाइट नहीं पता है, तो हाइट मैं निकाल लूँगा। कैसे निकालूँगा? देखो, अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कौन-सा कौन बन रहा है? ये कौन बन रहा है? राइट सर्कुलर कौन बन रहा है, ठीक है? मतलब कि 90 बन गया। क्या बन रहा है यहाँ पे? 90 का एंगल बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। ये जो साइड है इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 29 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा देंगे और दोस्तों ये जो हाइट है इसका स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस कर देंगे और जो रेडियस है इसका स्क्वायर मतलब कि 21 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है? 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, ठीक है। अब दोस्तों इस 441 को मैं इधर भेजूँगा तो माइनस का हो जाएगा 441, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसे माइनस कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 400 आएगा। कितना आ जाएगा? 400 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 400 के इक्वल में क्या रहेगा? h का स्क्वायर रहेगा। अब दोस्तों इस स्क्वायर को मैं हटाऊँगा तो इस पे रूट लग जाएगा, बोलो हाँ कि ना। मतलब कि रूट 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। अब दोस्तों इसे रूट से मैं बाहर निकालूँगा, 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का, मतलब कि 20 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो दोस्तों h की वैल्यू निकल के आ रही है 20। कितनी निकल के आ रही है? 20 निकल के आ रही है। अब दोस्तों मेरे पास सब कुछ पता है, मुझे रेडियस पता है, रेडियस मेरे पास 21 है और दोस्तों एल मुझे पता है 29 है और दोस्तों हाइट मैंने अभी निकाली, कितनी आई है? 20 निकल के आई है, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एच इसी में दोस्तों हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1/3 का 1/3 रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें पता है कितना है? 21 है, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई में हाइट रहेगा, हाइट कितना मेरे पास? 20 है, तो दोस्तों यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। मतलब कि दोस्तों आपके पास 2 नंबर हैं और दोस्तों इन 2 नंबर का रेशियो है 2:3, ठीक है। आगे लिखा है इफ द सेकंड नंबर इज 63 और दोस्तों सेकंड नंबर वो कितना है? 63 है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो दोस्तों आपको बताना है कि पहला नंबर क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। आपको दोस्तों सेकंड नंबर पता है कितना है? 63 है और दोस्तों सेकंड नंबर का आपको रेशियो पता है कितना है? वो 3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया होगा कि 63 बना होगा? तो आप कहोगे 21 से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, तब दोस्तों कितना बना होगा? 63 बना होगा। मतलब कि इस 21 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 63 बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया है, सेकंड नंबर मुझे पता था, कितना था? 63 था और दोस्तों सेकंड नंबर का मुझे रेशियो पता था, वो कितना था? 3 था, ठीक है। अब दोस्तों इस 3 में मैंने कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 63 बन जाए? तो दोस्तों मैंने 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरा क्या बनेगा? 63 बनेगा। जब दोस्तों यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोस्तों यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 21 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों इस 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 21 में तो हमारे पास आ गया 42, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर बनेगा वो बनेगा 42। अब दोस्तों ऑप्शन में चेक करो कहाँ पर आंसर दे रखा है।
तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 54, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 40, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 42। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द डायगोनल्स ऑफ आ rhombus आर 32 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। मतलब कि दोस्तों आपके पास एक रोम्बस है और दोस्तों इस रोम्बस के डायगोनल दे रखे हैं 32 सेंटीमीटर और दोस्तों 27 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज और दोस्तों डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको निकालना क्या है? तो दोस्तों आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 मल्टीप्लाई में d2। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों d1 का मतलब है पहला डायगोनल और d2 का मतलब है दोस्तों दूसरा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल मतलब कि विकर्ण। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हाफ का हाफ रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, d1 मतलब कि पहला डायगोनल कितना है 32 है, यहाँ पे 32 लिख दो, मल्टीप्लाई d2 मतलब कि दूसरा डायगोनल 27 का है। अब दोस्तों काटा पीटी कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इस दो से काट दो, दो एकम दो, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई कर दो 27 से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32, 320 और 16 सत्ते 112। तो दोस्तों ये हो जाएगा 432। कितना आ जाएगा? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 432 दे रखा है। जिस ऑप्शन में दोस्तों 432 दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 444, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 432। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहीं पे लिखा है 432। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग समचतुर्भुज का फॉर्मूला याद रखोगे, क्या होता है? हाफ d1 मल्टीप्लाई में d2, ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, जब कभी दोस्तों आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग d1 d2 की वैल्यू डालना और आंसर निकाल देना। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या का 60% है। मतलब कि दोस्तों आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनमें से दोस्तों कोई एक संख्या है, उसका 60% कोई दूसरी संख्या है। ठीक है, तो मान लिया कि दूसरी संख्या मेरे पास 100x है। कितनी है? 100x है। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 60x हो जाएगी। कैसे? दोस्तों मैंने माना है कि दूसरी संख्या मेरे पास कितनी है, 100x है और इसी का मुझे क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो मैंने 60% निकालूंगा, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, नीचे 100 आ जाएगा और दोस्तों इस 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60x निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा, अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? तो दोस्तों आगे लिखा है बड़ी संख्या छोटी से 32 अधिक है। मतलब कि दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 32 है। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बड़ी संख्या ज्ञात करें, मतलब कि आपको सबसे बड़ी वाली वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों कुछ मत करो, इस वैल्यू को छोटा कर दो, पहले इस वैल्यू को छोटा कर दो। कैसे करेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, इसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और दो तिया 6, दो पंचे 10, मतलब कि रेशियो बन रहा है इनका 3 और 5 बन रहा है। ठीक है, यही बन रहा है। और दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंस वो कितना है, 32 का है। बोलो हाँ कि ना, ये एग्जैक्ट नंबर 32। अब मुझे बताओ दोस्तों इन रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है? तो दोस्तों आप लोग कहोगे, इस रेशियो के बीच का डिफरेंस है 2। कितना है? 2 है। मतलब कि दोस्तों 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 32 दे रखी है। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 32 को ऊपर रखूंगा, 2 से भाग कर दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी, 16। अब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और दोस्तों सेकंड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80। मतलब कि दोस्तों फर्स्ट नंबर निकल के आ रहा है 48 और दोस्तों दूसरा नंबर निकल के आ रहा है 80 निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 80 इसमें से बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि 80 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों हम ऑप्शंस को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 92, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों लिखा है 80, क्या लिखा है? 80 लिखा है। इसका मतलब दोस्तों कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जय बोरोड रुपीज 63,360 फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 30% एंड फॉर द सेकेंड ईयर इज 50%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक पर्सन है जय नाम का, और इस जय ने 63,360 रुपये, कितना? 63,360 रुपये बोरो किए, ठीक है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और दोस्तों फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा? 30% रहेगा। कितना रहेगा? 30% रहेगा। और दोस्तों सेकंड ईयर इंटरेस्ट रहेगा 50%। कितना रहेगा? 50% रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो दोस्तों कुछ मत करो, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। मान लो कि मेरा फर्स्ट ईयर है और ये मेरा सेकेंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में दोस्तों इंटरेस्ट कितना देना है? 30% देना है। कितना देना है? 30% देना है। तो दोस्तों 63,000 का 30% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 19,008 रुपये निकल के आ जाएगा पहले साल का इंटरेस्ट। कैसे निकाला? दोस्तों ये 63,360 था, इसका मैंने 30% निकालना, परसेंटेज निकालना सबको आता होगा। 63,360 लिखा, फिर दोस्तों मैंने 30% निकाल दिया, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसे मैंने दोस्तों सॉल्व कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 19,008 रुपये निकल के आ गया, ठीक है। अब दोस्तों 19,008 रुपये मेरे पास पहले साल का इंटरेस्ट है। अब दोस्तों सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या बनेगा? तो दोस्तों सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट चेंज हो गया है। क्या हो गया है? बदल गया है। मतलब कि 63,360 का अब कितना परसेंट निकालना है? 50% निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों 63,360 का 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 31,680 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी बताया था कैसे निकाला होगा। 63,360 लिखा, और दोस्तों इसका मैंने निकाल दिया 50%। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेकंड ईयर में इंटरेस्ट बदल गया था। कितना हो गया था? 50% हो गया था, ठीक है। अब तक दोस्तों में सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है। लास्ट में क्वेश्चन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर ब्याज कितना दिया है? फर्स्ट ईयर दोस्तों हमने ब्याज दिया है 19,008 रुपये का। कितने का दिया है? 19,008 रुपये का हमने ब्याज दिया है। तो दोस्तों इस पर भी हमें क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 50% देना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में ब्याज कितना है? 50% ही मेरे पास ब्याज है। तो दोस्तों 19,008 रुपये का 50% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 9,504। कितना आ जाएगा? 9,504 रुपये निकल के आ जाएगा। मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ मत करो, इन तीनों इंटरेस्ट को आप ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि 19,008 में प्लस कर दो 31,680। कितना? 31,680। फिर इसमें ऐड कर दो 9,504। 9,504। तो दोस्तों हमारे पास आंसर बनेगा 8 और 4 12, ठीक है, कैरी 1, 8 और 1 9, 6 5 11 की 1, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 11, 11 और 9 20 की 0, कैरी 2, 3 2 5 और 1 60। मतलब कि 60,192। कितना निकल के आ रहा है? हमारे पास दोस्तों निकल के आ रहा है 60,192। अब दोस्तों चेक करो 60,192 कहाँ पे दे रखा है। जिस ऑप्शन दोस्तों ये दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये दोस्तों जीरो है, क्या है? जीरो है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शंस में हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर बन रहा है हम लोगों का। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 58,360, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों लिखा है 60,192। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। दोस्तों यहाँ पे बाय नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 155, 590, 735 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केसेस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ जो दोस्तों क्या करेगा, जो दोस्तों इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। और दोस्तों डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आएगा? बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जब कभी भी दोस्तों लार्जेस्ट लिखा हो, क्या लिखा हो? लार्जेस्ट,
तो समझ लेना दोस्तों हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों HCF निकालेंगे हम लोग किस वाले मेथड से? डिफरेंस वाले मेथड से। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर्स को। पहला नंबर है मेरे पास 155 है, ठीक है। इसके बाद 590 है और दोस्तों इसके बाद है 735 है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे? अब दोस्तों इनका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंस। तो दोस्तों इसका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 435, 435 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इन दो नंबर का डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 145 आएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब दोस्तों एक बार डिफरेंस हम और लेंगे, किस किस का? इन दो नंबर्स का भी डिफरेंस लेंगे। अब दोस्तों इन दो नंबर का डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 290, कितना आएगा? 290 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद कोई नंबर नहीं है, खाली एक नंबर बचा है 290। तो आप क्या करेंगे? अब दोस्तों इस नंबर का हम फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैक्टर। तो दोस्तों इस नंबर को आप ब्रेक करोगे, ये जो 290 है इसको आप ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे? 2 मल्टीप्लाई 145, बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही करोगे, ठीक है। और भी दोस्तों फैक्टर कर सकते हो। अब दोस्तों चेक करो जो अभी मैंने फैक्टर बनाया है क्या इसमें से आंसर में कोई भी वैल्यू दे रखी है? कितना मेरे पास? 145 है। पहले में लिखा है 145, दूसरे में लिखा है 140, थर्ड में लिखा है 150 और लास्ट में लिखा है 135। अब दोस्तों मैं इसका आंसर ऑप्शन से द्वारा पता लगाऊंगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर बन सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे दोस्तों 290 है, 290 को 140 से भाग करो, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन तुम्हारा बनेगा नहीं, सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। क्या हो गया? गलत हो गया। इसी प्रकार दोस्तों थर्ड ऑप्शन देखो क्या लिखा है? 150, 150 से दोस्तों डिवाइड करो, क्या कटेगा? नहीं कटेगा पूरा नंबर। इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों लास्ट ऑप्शन को भी चेक करेंगे, कितना है? 135 है। अब दोस्तों 135 से डिवाइड करोगे तो क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन भी गलत है। अब दोस्तों बचा है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों काटोगे 145 से इस नंबर को काटोगे तो इजीली कट जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि 145 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो बचपन वाले तरीके से। यहाँ पे लिख लेना 155, ठीक है, पहला नंबर 155 ही है और यहाँ पे लिखना 145। इसे सॉल्व करना, जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसे लिख लेना। फिर दोस्तों इसी प्रकार आप लोग फिर से चेक करना, किसको? ऐसे करके एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर से ऐसे बनाना और यहाँ पे लिखना 145 और सेकंड नंबर है 590, यहाँ पे 590 लिखना, ठीक है। सॉल्व करोगे जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों, जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वही रिमाइंडर पहले वाले में आया होगा, वही रिमाइंडर दोस्तों थर्ड वाले में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहते हो तो। और अदरवाइज दोस्तों इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 145 बन रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन HCF से पूछा गया, किससे? HCF वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग DSSB के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है LCM वाले मेथड पे और दोस्तों HCF वाले पे, क्योंकि दोस्तों LCM और HCF के 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है A and B started working on a project such that A can complete the project in 36 days। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि A और B ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और दोस्तों उस प्रोजेक्ट को A जो है वो अकेले 36 डेज में कंप्लीट कर देता है, अकेले काम करता है तो 36 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। आगे लिखा है ए वर्कड फॉर 20 डेज। यदि दोस्तों ए जो है वो 20 दिन काम करता है, कितने दिन? 20 डेज काम करता है यदि ए, ठीक है। तो क्या होता है? एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बचे हुए काम को बी 8 डेज में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। पहले दोस्तों काम कौन करता है? ए करता है, उसके बाद दोस्तों बी करता है और बी कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है? 8 दिनों में बचे हुए काम को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हाउ मैनी डेज वुड बी हैव टेकन टू कंप्लीट द इंटायर प्रोजेक्ट अलोन। मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है यदि बी अकेले काम को करता है, यदि बी अकेले काम को करता है तो बी इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान है, तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लेट कर लिया, टोटल जो वर्क है वो कितना है? टोटल वर्क है दोस्तों 1, कितना है? 1 मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों आप लोगों ने टाइम एंड वर्क वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? फॉर्मूला होता है
कैपेसिटी इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों ए का मुझे पता है, क्या पता है कि ए जो है वो पूरे काम को 36 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ए की जो कैपेसिटी वो क्या बन जाएगी, टोटल वर्क मुझे पता है कितना है, 1 है, और अपॉन में टाइम, टाइम मतलब कि 36 डेज। तो दोस्तों ए की जो कैपेसिटी बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन में 36 बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसे मैं साइड में लिख लेता हूँ 1 अपॉन में 36 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 अपॉन में 36 है। ठीक है, बाकी को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्मूले से मैं वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? वर्क यहीं पे रहेगा और इस टाइम को दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा कैपेसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, तो अब दोस्तों मुझे बताओ कि अकेले ए ने कितना काम किया होगा। तो दोस्तों ए की कैपेसिटी पता है कितनी है, 1 अपॉन में 36 है, और दोस्तों ए ने अकेले काम किया था 20, कितना काम किया था, 20 काम किया था। तो दोस्तों 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों पता चल जाएगा कि ए ने कितना काम किया है। ठीक है, अकेले कितना काम किया है, तो इसे सॉल्व कर दूंगा तो दोस्तों निकल के आ जाएगा 4 निम 36, 4 पंचे 20, मतलब कि 5 अपॉन में 9 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ए ने काम किया है 5/9 काम किया है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल वर्क मेरे पास कितना था, टोटल वर्क था मेरे पास 1, जिसमें से दोस्तों 5/9 काम हो चुका है। तो मैं क्या कर दूंगा, रिमेनिंग काम कैलकुलेट कर लूंगा। तो मतलब कि एक में से 5/9 को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ काम निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 9, 9 में से 5 4, मतलब कि 4y में 9 निकल के आएगा। तो दोस्तों बचा हुआ काम कितना आ गया, बचा हुआ काम दोस्तों मेरे पास आ गया है 4 अपॉन में 9 निकल के आ गया। ठीक है, अब दोस्तों रिमेनिंग काम को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना मेरे पास 4 अपॉन में 9 और बाकी को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मेरे पास वर्क बचा है 4/9, कितना बचा है, 4/9 बचा है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4/9, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा फिर इक्वल का साइन लगा देंगे। सी मतलब की कैपेसिटी। अब दोस्तों बी की कैपेसिटी मुझे नहीं पता है तो कैपेसिटी का कैपेसिटी रखूंगा मल्टीप्लाई, और दोस्तों बचे हुए काम को बी ने कितने दिनों में कंप्लीट किया था, 8 दिनों में कंप्लीट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लूंगा 8। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर दूंगा तो कैपेसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम कर देते हैं सॉल्व इसको और कैपेसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटी आ जाएगी, सी का सी रहेगा, और दोस्तों इस 8 को मैं यहाँ पहुँचा दूँगा, नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 9 और अपॉन में 8 आ जाएगा। इसको काट दूंगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो दोस्तों बी की कैपेसिटी आ जाएगी 1 अपॉन में 18, कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 18 आ जाएगी। ऊपर दोस्तों 1 बचा था और नीचे 9 था, 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 18 हो गया, मतलब कि बी की कैपेसिटी बन रही है 1 अपॉन में 18 बन रही है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि बी अकेले काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यही पूछा था। तो दोस्तों आपको वर्क का फॉर्मूला पता ही है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों वर्क मुझे पता है, पूरा वर्क करवा रहे हैं किससे, बी से करवा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1, एक मिनट। तो वर्क कितना मेरे पास 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, इक्वल का साइन लगा दूंगा। कैपेसिटी मुझे पता है बी की कितनी है, 1 अपॉन में 18 है, तो दोस्तों 1 अपॉन में 18 लिख देंगे। अब दोस्तों टाइम कितना लगेगा वही तो हमें निकालना है, तो टाइम का टाइम रहेगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर दूंगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टाइम की वैल्यू आ जाएगी 18, मतलब कि अगर बी अकेले काम करेगा तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 18 दिनों में कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया। यहाँ से दोस्तों मैं टी की वैल्यू निकाली तो कितना आ रहा है, 18 निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि बी अकेले काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है 18, कितना निकल के आ रहा है, 18 निकल के आ रहा है। अब दोस्तों हम ऑप्शंस में चेक करेंगे और पता लगाएंगे कौन सा आंसर बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 12, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 15, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 18, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 18 लिखा है और दोस्तों बी को अकेले काम करने में टोटल 18 डेज ही लग रहे थे, इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ट्रिक, क्या बताने वाला हूं, ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को मिनिमम 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना इसको। ठीक है, आंसर तो हमने निकाल ही लिया बेसिक अप्रोच से। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो ए है वो किसी काम को 36 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे ए जो है वो 36 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है,
इसके आगे लिखा है दोस्तों कि जो ए है, ये जो ए है वो किसी दूसरे काम को 20 दिन तक करता है। वो करता है 20 डेज तक किसी काम को करता है और दोस्तों उसके बाद उसी काम को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, बी आता है और बी उस काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर देता है। बी जो आता है वो उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि अगर बी उस काम को अकेले करता है तो बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आप लोग पता लगाओगे कि किसने काम को पहले कंप्लीट किया है पूरा। तो दोस्तों ए ने काम को कंप्लीट किया था 36 डेज में, तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे 1/36 लिखोगे। लिख लिया। अच्छा, अब दोस्तों ए ने क्या किया था, ए ने दोस्तों किसी दूसरे काम को 20 दिन तक किया था। कितने दिन किया था, 20 डेज तक उस काम को किया था। तो दोस्तों आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब दोस्तों 20 क्या है, डेज है, क्या है, डेज है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे, लगा दिया, एक मिनट रुकना, प्लस का साइन लगा दो। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी का करेंगे। अब दोस्तों मुझे बी का ना स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं पता, ये वाला कि कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है। अब दोस्तों मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे फिर से। अब दोस्तों मुझे पता है कि बी ने उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया है, 8 दिनों में, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है। और दोस्तों इक्वल में 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 1। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 निम्न 36, 4 पंचे 20, मतलब कि इसे मैंने काटा पीटी कर दी तो 5/9 आ गया। प्लस का साइन लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x हो जाएगा और इक्वल में 1 रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों इससे मैं कहाँ भेज दूंगा, इस साइड भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा 8x इक्वल टू 1 माइनस 5/9 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास दोस्तों x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9, 9 में 5 या 4, मतलब कि 4y में 9 रहेगा, इक्वल में रहेगा 8x। ठीक है। आप काटापीटी कर दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/18। कितना आ जाएगा, 1/18 दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/18। कितना आ रहा है, 1/18 निकल के आ रहा है x की वैल्यू। अब दोस्तों जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये डिनोट करती है टाइम को। किसे बताती है, टाइम को। और दोस्तों जो x हमने माना था, किसका माना था, बी का माना था। किसका माना था, बी का। इसका मतलब दोस्तों कि जो बी को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 18 लगेगा। कितना लगेगा, 18 लगेगा। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया डायरेक्ट, मतलब कि एक लाइन में आंसर आ गया। और दोस्तों आप लोग एक लाइन में आंसर तभी निकाल सकते हो जब दोस्तों आप लोगों ने टाइम एंड वर्क की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तभी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आप लोग इसका आंसर जल्दी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, क्योंकि दोस्तों अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 कराया है उसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा हमारे पास पूरा क्वेश्चन। ठीक है। ये रहा पूरा क्वेश्चन। ठीक है। इसके ऑप्शन दोस्तों ये रहे हमारे पास नीचे लिखे हैं, ये ऑप्शंस हैं। और दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से रीड कर लेंगे और हिंदी वाले ऊपर से रीड कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा और आप लोग दोस्तों इसका आंसर मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% above the cost price but gives 45% discount on cash, find his net loss percentage। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है और दोस्तों ये क्या करता है, ये अपने गुड्स का प्राइस 30% से बढ़ा देता है। तो मान लो कि गुड्स का प्राइस पहले था 100, कितना था, 100 था। ठीक है। अब दोस्तों 30% से बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कैसे निकाला, 100 का मैंने 30% निकाला, 30 आएगा, फिर 30 दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 130 बन गया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों वो 45% का डिस्काउंट देता है। तो दोस्तों 130 का 45% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 58.5। कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों 130 में से 58.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास बचेगा 71.5 बचेगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि दुकानदार को कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो उसका प्राइस 100 था,
अब उसका कितना है 71.5 है। तो दोस्तों 100 में से 71.5 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28.5 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों उसने परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो क्या करेंगे 28.5 ऊपर रहेगा। एक मिनट रुको, 28.5 ऊपर रहेगा, 28.5 ऊपर रहेगा। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों टोटल वैल्यू इसकी नीचे रहेगी दोस्तों 100 नीचे रहेगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 100 है, नीचे भी 100 है और ऊपर भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी 28.5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसे लॉस कितने का हो रहा है 28.5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया है, 100 मैंने लेट कर लिया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला था 30% से वैल्यू बढ़ गई तो मैंने 30% से बढ़ा दिया, 130 हो गया। फिर क्वेश्चन ने बोला कि 45% का डिस्काउंट दे दिया तो 130 का 45% निकाल करके मैंने माइनस कर दिया तो दोस्तों मेरे पास आ गया था 71.5 आ गया था। ठीक है, फिर उसने बोला था कि आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। मैंने इस 100 में से 71.5 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आया था 28.5 आ रहा था। उसने बोला परसेंटेज निकालो तो दोस्तों इसी वैल्यू को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया था 28.5 को मैंने रखा नीचे 100 कौन सा ये वाली वैल्यू जो पहले से मेरे पास में लेट की थी 100 को मैं नीचे रखा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस 100 से 100 कट गया था तो मेरे पास आ गया था 28.5% आ गया था। क्लियर है? आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 28.5 दे रखा है। जिस ऑप्शन दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 25.5 गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 33.2% ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 28.5%। इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इस वजह से दोस्तों जो बच गए क्वेश्चन हमारे 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक वो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।